हेलो। आज बायोटेक्नोलॉजी में हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे बेटा वेक्टर्स। हमने डीएनए सिलेक्ट कर लिया, आइसोलेशन हो गई डीएनए की, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना के उसकी मल्टीपल कॉपीज़ एम्प्लीफिकेशन भी कर लिया। अब हमें उसको होस्ट में कैसे पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। ओके, अगर आपसे कहा जाए डिफ़ाइन करो तो क्या लिखोगे? क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? क्लोनिंग वेक्टर इज़ अ स्मॉल साइज़ कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए ताकि वो सेल के अंदर इजीली डाला जा सके। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है। जेनेटिक डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो ये अपनी कॉपीज़ खुद बना सके। सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल इनटू विच फॉरेन डीएनए इज़ इंसर्टेड। फॉरेन डीएनए उसमें डालने के बाद हमें क्या करना है? इसको it has to be introduced into the host cell where it will be replicating and producing the desired product, जो हम चाहते थे हमारा वह वाला रिज़ल्ट हमें दे। ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के वेक्टर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, जिनमें से कुछ एक दो कॉमन हमारे हैं जो हम यूज़ करते हैं। प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाजेस, कुछ वायरसेस भी हैं। ठीक है। आपको पता है वायरस जब इन्फेक्शन करता है तो अपना जीनोम अंदर डाल देता है ना सेल में। तो अगर उसके अंदर हमने अपनी पसंद का डीएनए भी ऐड कर दिया तो वो हमारा भी आगे सेल में पहुंचा देगा। तो वहाँ पे कुछ पैथोजेनिक वायरसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया, यीस्ट को भी यूज़ किया जाता है। चलिए, अब इसमें सबसे कॉमन जो है हमारा है प्लाज्मिड्स। सो हम देखते हैं प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। प्लाज्मिड इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल self-replicating circular DNA molecule found in some bacteria and yeast. ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है यानी जेनेटिक जो डीएनए मटेरियल है किसी बैक्टीरिया का वो नहीं है, उससे एक्स्ट्रा है, सर्कुलर शेप का है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपनी रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। तो इसको अगर हम किसी बैक्टीरिया से बाहर निकाल दें तो वो बैक्टीरिया की लाइफ के लिए हार्मफुल नहीं है, और इसमें हम अपना कुछ भी डीएनए ऐड कर देते हैं वो भी उस बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, उसके जेनेटिक मटेरियल से अलग है ये। अब इसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होंगे वो जीन्स उस बैक्टीरिया के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके पास कुछ प्लाज्मिड्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं ना जो हम बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब उसके अगेंस्ट, यानी उस दवाई का असर नहीं होगा जिस बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। सपोज़ हमने एम्फिसिलिन दवाई ली और वो बैक्टीरिया के पास एम्फिसिलिन के अगेंस्ट जीन प्रेजेंट है, तो उसको एम्फिसिलिन से कोई असर होने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए, अब ये तो बैक्टीरिया के फेवर की बात हो गई। हमें अपने एक्सपेरिमेंट की, बायोटेक्नोलॉजी का या बोलें या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलें, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम तो प्लाज्मिड को यूज़ कर रहे हैं एज वेक्टर कि हमारा वाला डीएनए भी ये साथ में आगे ले जाए, है ना। तो हमको इसमें क्या खासियत होनी चाहिए? 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम जिसको भी एज वेक्टर चूज़ करें उसमें ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा है उसमें सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट है उसमें क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको पता है डीएनए का वो पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ठीक, तो इसमें प्लाज्मिड में अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उसी को हम, उस प्लाज्मिड को ही हम चूज़ करेंगे एज वेक्टर, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमने डीएनए डाला उसकी रेप्लिकेशन फर्दर हो, मल्टीपल आगे और कॉपीज़ भी बने, और जो हम उसका रिज़ल्ट चाहते थे वो हमें मिले, है ना। सेकंड है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब कोई ऐसा निशान जो हमें हेल्प करता है सिलेक्ट करने में।
जब हमने डीएनए अपना चूज़ करके बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में डाल रहे हैं तो वो हमको बैक्टीरिया या प्लाज्मिड इजी विजिबल नहीं होते, ठीक है। ये तो एक तरीके का कि एक ये पूरी एक बैक्टीरिया का झुंड है, उसमें हमने दवाई अपनी डाल दी, अपने प्लाज्मिड डाल दिया। अब किस सेल में गया किस में नहीं गया उसको हम कैसे पता लगाएं? तो उसके लिए कोई जीन्स होते हैं इसके पास जो हमें हेल्प करते हैं कि वो कुछ स्पेशल निशानी हमें दिखा दें जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ जो हमारा वाला डीएनए था फॉरेन डीएनए वो इसमें आ गया है और किस में नहीं आया। तीसरा है क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स मतलब इसके अंदर वो लोकेशन भी होनी चाहिए ना जहाँ हम फॉरेन डीएनए जो अपना डालें वो अटैच हो सके। और वो अटैच कैसे होगा? हम फॉरेन डीएनए किससे कट कर रहे थे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। और अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अलग अलग टाइप के स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्टिकी एंड्स की शेप समझ लीजिए हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अलग बनती है। तो जैसी शेप का हमने फॉरेन डीएनए कट करा है उस वैसे ही यहाँ पर भी यानी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट होना चाहिए ताकि वो इजीली अटैच हो सके। जैसे जिगसॉ पजल में होता है ना, जैसा शेप का टुकड़ा है उसको फिट होने के लिए वैसी ही जगह मिलनी चाहिए, है ना। तो ऐसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटिंग साइट यहाँ पर होनी चाहिए, तभी हम अपना फॉरेन डीएनए उस प्लाज्मिड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मिड जो हम यूज़ करते हैं कॉमनली यूज्ड, एक है PBr322। बुक में डायग्राम दिया हुआ है, आपको वेल लेबल डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम में आ जाता है। एक और दूसरा एग्जाम्पल है TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है। इस बैक्टीरिया से मिलता है। इसकी खासियत थी कि इसके पास ये जो प्लाज्मिड है ये ट्यूमर अगर प्लांट्स में चला जाता है तो वो ट्यूमर बना देता है। तो हमको प्लांट सेल के अंदर ट्यूमर नहीं करना, हमको तो अपना डीएनए डालना है जो भी हम चाहते हैं। तो पहले क्या करते हैं साइंटिस्ट इस प्लाज्मिड में से ट्यूमर इंड्यूस करने वाला जो जीन है उसको हटा देते हैं। तो हमने अब इसको मॉडिफाई कर दिया, अब ये प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूस नहीं करेगा, लेकिन जो हम डिज़ायर्ड हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको लेकर ये आगे पास ऑन करेगा, ठीक है। इसीलिए लिखा है मॉडिफाई कर दिया, नॉन पैथोजेनिक, यानी अब ये बीमारी नहीं करेगा। चलिए, अब वेक्टर जब फॉरेन डीएनए को लेकर होस्ट में जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए हमने वेक्टर ले लिया, वेक्टर चूज़ कर लिया कि हमें कौन सा वेक्टर कौन सा प्लाज्मिड लेना है, उसमें हमने अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से वो वहाँ पे अटैच भी हो गया, ठीक है। अब उसको हमने होस्ट सेल में डालना है ना प्लाज्मिड को, वेक्टर को अपने। तो अब कौन सा होस्ट सेल है उसके हिसाब से कौन सा तरीका हमें अपनाना है वो हमें देखना पड़ेगा। बैक्टीरिया में डालना है तो उसके लिए हमें होस्ट सेल को पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, इसके लिए हीट शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं। पहले बैक्टीरिया के जो सेल है, जो होस्ट सेल है, उसको कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं ताकि उसके जो पोर्स हैं सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, वो थोड़े से ओपन हो जाएं और वो डीएनए को प्लाज्मिड को अंदर एंट्री अलाउ करते हैं। उसके बाद उसको आइस में रखते हैं, ठीक है। एकदम चिल ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो जो ओपन हुए हैं पोर वो वैसे के वैसे ओपन रह जाएं, उसमें से प्लाज्मिड को अंदर जाने का टाइम मिल जाए। उसके बाद उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, एकदम से गर्म करते हैं ताकि वो पोर्स क्लोज हो जाएं और जो प्लाज्मिड था वो अंदर सेट हो जाए। उसके बाद उसको फटाफट से ठंडा भी करते हैं वापस से। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन ख़राब हो जाएगी, उसमें जो प्रोटीन लिपिड्स हैं सब डीनेचर हो जाएंगे, तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो मरे नहीं, इसलिए फटाफट से उसको ठंडा भी करते हैं।
ठीक है। दूसरा एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में अगर किसी एनिमल सेल में हमें डालना है हमारा फॉरेन डीएनए या वेक्टर, तो उसको हम इंजेक्शन की हेल्प से, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन से डायरेक्टली सेल के अंदर न्यूक्लियस तक उसको पहुंचा देते हैं। प्लांट्स में अगर हमें डालना है तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं बॉलिस्टिक गन या जीन गन का इस्तेमाल किया जाता है। गन आपको पता है ना, बुलेट जाती है तो वो टिश्यू के अंदर कितना भी जा सकती है। तो यहाँ पर नॉर्मल बुलेट की बात नहीं हो रही, जैसे बुलेट में प्रेशर से कोई चीज़ डालते हैं उसी तरीके से यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर बुलेट किसकी बनी है, गोल्ड या टंगस्टन। गोल्ड या टंगस्टन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर हम अपना जो ये डीएनए है उसको लगा देते हैं और फिर उसको शॉट मारते हैं प्लांट सेल्स में ताकि वो अंदर चला जाए और उस गोल्ड या टंगस्टन मॉलिक्यूल के साथ डीएनए भी अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। यह एक तरीका है हमारा डिसआर्म्ड पैथोजेंस का। कुछ वायरसेस वगैरह जो नॉर्मल तरीके से अपने बीमारी करने के लिए अपना जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल में डाल रहे हैं, तो अगर वो हमारे भी उसके साथ ही अटैच कर दें हम अपना डीएनए रिक्वायर्ड जो हम चाहते हैं वो वाला डीएनए, फॉरेन डीएनए, तो वो उसको भी अंदर पहुंचा देगा, ठीक है। अब सेल्स में जाने के बाद हमको कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस सेल में होस्ट जो हमारा वेक्टर था वो चला गया है और किस में नहीं किया। ट्रांसफॉर्मेशन हो गई जो हम चाहते थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया या नहीं पहुंचा, ठीक है। तो बहुत सारे झुंड में ये क्या हो रहा है, एक ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि हम बस शॉट मार रहे हैं कि हाँ इसमें गया होगा नहीं गया होगा। अब हमें उसमें से सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है कि हमारे काम के रिकॉम्बिनेंट वाला हिस्सा वाले सेल्स कौन से हैं और जिनमें रिकॉम्बिनेशन वाला डीएनए नहीं पहुंचा वो कौन से हैं। तो ट्रांसफॉर्मेंट बोलो या रिकॉम्बिनेंट बोलो, ठीक है। उसको चूज़ करने के लिए एक तो वो था सिलेक्टेबल मार्कर, बताया था ना प्लाज्मिड्स में होता है। तो वो मेनली सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, ठीक है। तो अगर वो प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला प्लाज्मिड हमने डाला, हमने अपना जो डीएनए एंटर कराया था वो उस जीन के बीच में एंटर कराते हैं जिससे कि वो जीन नॉन फंक्शनल हो जाए, ओके। अब जिस बैक्टीरिया का जीन, अब उसके ऊपर हम डालते हैं फिर एंटीबायोटिक, तो जो बैक्टीरिया उसमें बच गया इसका मतलब उसका रेजिस्टेंट जीन तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो ठीक है इसका मतलब हमारा डीएनए उस तक नहीं पहुंचा, ठीक है। इसका मतलब उसमें रिकॉम्बिनेंट नया टाइप का डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने डाला था वो नहीं हुआ, तो ये तो हमारे लिए बेकार हो गया। तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो उस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मर रहा है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस पावर ख़त्म है, यानी उसके पास हमारा वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा है, तो वही हमें आगे फर्दर यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा तरीका, आजकल क्या करते हैं, एक नया तरीका पता चला है, मतलब कुछ प्लाज्मिड्स में जिनमें रेजिस्टेंट जीन नहीं है उनके अंदर, कुछ के अंदर एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस का जीन प्रेजेंट होता है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम कुछ स्पेशल सबस्ट्रेट होते हैं कि उसमें अगर हम बैक्टीरिया को ग्रो कराएं तो वो ब्लू कलर हमें शो करता है। लेकिन अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम के जो जीन था प्लाज्मिड में, उस जीन के बीच में हमने अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया, यानी वो जीन का सीक्वेंस बिगड़ गया, मतलब अब बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम नहीं बनेगा। मतलब सो रिज़ल्ट में जब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो ब्लू कलर फॉर्म नहीं होगा। तो जब बैक्टीरिया को ग्रो कराया जहाँ तो ब्लू कलर शो हुआ, इट मीन्स वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, उसमें हमारा डीएनए नहीं पहुँचा।
और जिसने ब्लू कलर शो नहीं करा, जो कलरलेस कॉलोनीज बनी, मीन्स उसमें हमारा डीएनए पहुंचा है जो हमने डाला फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो इस तरीके से हम चूज़ कर सकते हैं, या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की हेल्प से, या तो ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी से। ठीक है, और हमारा जो फॉरेन डीएनए डालने से ये वाले जीन्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, है ना। हमने अपना जीन ऐसी जगह इंसर्ट करा कि ओरिजिनल वहाँ पे जो जीन था वो इनएक्टिव हो गया, वो अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहा, और उसी से हम पहचानते हैं कि हाँ, जिसमें ये जीन खराब हुआ मतलब ये हमारे काम की चीज़ है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, चलिए ये हो गया आज हमारा वेक्टर्स के बारे में। एक बार बुक से इसको रीड करो अच्छे से। ओके।